फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान दैट इज SWP के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से स्टॉक और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। SWP होता क्या है और ये किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है? तो देखिए, SWP नाम से ही क्लियर है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो यहाँ पे आप सर्टेन इंटरवल पे एक पर्टिकुलर सम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, किसी को मान लीजिए मंथली 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, एवरी मंथ 10,000 की, तो वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा लेगा। तो वहाँ पे 10,000 रुपीज़ का अमाउंट इंटर करेगा और जो पे आउट है वो मंथली सेलेक्ट करेगा। तो वहाँ पे एवरी मंथ उसके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पैसा कब चाहिए, एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे और जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट को ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा ना। म्यूचुअल फंड्स में देखिए डिविडेंड ऑप्शन भी होता है, लेकिन डिविडेंड में तो कोई गारंटी है नहीं, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है। डिविडेंड का ये जो इशू है ना, उस इशू को रिजॉल्व करता है SWP। तो ये किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तो होगा रिटायर्ड लोगों के लिए। देखिए, जब हम जॉब कर रहे हैं ना, मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो एवरी मंथ पैसा आ रहा है, उसी पैसे को खर्च किया जा रहा है, उसमें कुछ सेविंग किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद तो एवरी मंथ पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन घर का जो खर्च है वो तो चलाना है। और घर खर्च रफली एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना, पहले से हमें पता हो, किसी का 20,000 में घर चल सकता है, किसी का 50,000 पर मंथ का खर्च हो सकता है, किसी का 1 लाख या 2 लाख पर मंथ का भी खर्च हो सकता है। तो ऑफकोर्स ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप पर मंथ कितना पैसा चाहिए। तो एक बार आपने SWP कर लिया, सेटअप कर लिया, तो उस पर्टिकुलर डेट को एवरी मंथ आपको जो भी अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिससे कि आप अपना घर का खर्च चला सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, एवरी मंथ फिक्स्ड अमाउंट नहीं आ रहा है, लमसम पैसा, कभी कभी बड़ा बड़ा पैसा आता है बिजनेस में, तो वहाँ पे वो भी SWP सेटअप कर सकते हैं कि भाई मंथली खर्च के लिए मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, तो वो भी SWP आप कर सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी ने लॉन्ग हॉलीडे लिया हुआ है फ्यू मंथ्स का, तो वो भी SWP सेटअप कर सकते हैं कि एवरी मंथ एक पर्टिकुलर सम मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसे मैं यूज़ कर सकता हूं। उसी तरह से अगर किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया बिजनेस में आपको पता है शुरू में तो अर्निंग होता नहीं, अगर है भी तो बहुत कम है, वहाँ भी SWP सेटअप किया जा सकता है। जब भी आप SWP सेट करने जाएंगे तो ऑफकोर्स सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस डेट को SWP करना है, किस डेट को पैसा आपका अकाउंट में आना चाहिए, कितना पैसा आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको सबसे पहले डिसाइड करनी है। उसके बाद ऑफकोर्स आपको डिसाइड करना है कि कितने पीरियड के लिए आपको चाहिए। किसी को मान लिया शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ SWP करना है 6 मंथ्स के लिए, कुछ लोगों को हो सकता है 3-4 ईयर्स के लिए करना हो, कुछ लोगों को हो सकता है 10-20 ईयर्स के लिए करना होगा। तो ऑफकोर्स ये 3 चीज़ें आप डिसाइड कर लें सबसे पहले। इसके बाद फिर आएगा कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया ये चीज़ें, तब आपके ऊपर ये प्रश्न आएगा कि भाई हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब है कि जो पैसा है, ये पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि ये जो SWP का अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में आ सके। SWP करने के लिए आपके लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करना होगा। रिस्क प्रोफाइल से पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे इक्विटी फंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स खुद को डेट फंड तक ही लिमिटेड रखें। तो यहाँ पे मैंने सारे इन्वेस्टर प्रोफाइल को कवर अप किया हुआ है। लाइक अगर आप कंजर्वेटिव हैं, सिर्फ डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड्स हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं, दैट इज़ इक्विटी का भी एक्सपोजर आप ले सकते हैं, तो उनके लिए भी फंड्स हैं। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए, तो उनके लिए भी सुटेबल फंड इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जब भी आप SWP का प्लान बनाए तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन आप कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, डिसाइड करें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म का पीरियड क्या होगा? अप टू 1 ईयर। मीडियम टर्म क्या होगा? 1 ईयर टू 5 ईयर्स। और लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर्स। तो इस तरह से आप प्लान बनाएं। तो देखिए, जब शॉर्ट टर्म की आप बात करेंगे तो वहाँ पे तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे ना। अब मान लीजिए आपको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए SWP करना है,
और वहाँ पे वो पैसा आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो इक्विटी फंड आपको पता है वोलाटाइल ना है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, अनफॉर्चुनेटली मार्केट गिर गया, तो यहाँ तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो जाएगा। फिर वहाँ से आप SWP दैट इज़ वहाँ से आप पैसा भी निकाल रहे हैं, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और कम होता जाएगा। तो याद रखें, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको SWP करना है तो वो पैसा इक्विटी में कभी भी नहीं डालें, वो आपको प्योर डेट फंड में डालना है। हाँ, लॉन्ग टर्म का जो पैसा है ऑफकोर्स आप वो इक्विटी में डाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए 5 ईयर्स 10 ईयर्स का अगर है तो वहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं इक्विटी को ग्रो करने के लिए। तो उसके बाद जब आप SWP स्टार्ट करेंगे तो प्रॉफिट से पैसा निकलेगा, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो रहा है। सो नाउ अब हम जान लेते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट या फिर सुटेबल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमेशा ही डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करें। लाइक कोई रिटायरमेंट के लिए SWP मान लीजिए आप सेटअप कर रहे हैं, वहाँ भी ऑल्दो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का पैसा है अप टू 1 ईयर वो हमेशा ही डेट फंड में रखें। और उसके बाद मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफकोर्स इसके बारे में हम जानेंगे। ये भी ध्यान में रखें कि जो भी फंड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके अलावा जो फंड्स हैं वो ख़राब फंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने कुछ फंड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। ऑफकोर्स ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं, जनरली मैंने उन फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है जिनका ईवीएम बहुत छोटा है या फिर रिलेटिवली बहुत नए फंड है। उसी तरह से वैसे फंड्स को ही मैंने इंक्लूड किया है जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ लिक्विड फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये 3 फंड्स हैं, आदित्य बिरला, एक्सिस, एडिलवाइस फंड। तो देखिए, लिक्विड फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जिनमें जो भी सिक्योरिटीज़ में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनका मैच्योरिटी सिर्फ 91 डेज का होता है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन बहुत कम होता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो लिक्विड फंड्स को बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा फंड है जो कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है तो उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, डेट फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो अगर आपको जो अप टू 6 मंथ का मान लीजिए आपको SWP सेटअप करना है, फर्स्ट 6 मंथ, तो उसके लिए आप लिक्विड फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया, सपोज आपको 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ की ज़रूरत है, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ के लिए आपको 60,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 60,000 रुपीज़ किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे और वहाँ से एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ का आप SWP सेटअप कर देंगे। जो भी डेट आप चाहें तो उस पर्टिकुलर डेट को 10,000 रुपीज़ आपका बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट में एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरह का एम्बिग्विटी नहीं है कि ना 10,000 रुपीज़ आपको चाहिए तो कभी आपको 5,000 मिल रहा है तो कभी आपको 11,000 मिल रहा है। जी नहीं, आप जितना अमाउंट इंटर करेंगे, जिस भी डेट पे आपको पैसा चाहिए उसी डेट पे वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड को आप यूज़ करें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी फंड्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट गिर गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा। और फिर प्रिंसिपल अमाउंट एक तो पहले ही कम है, उससे आपने SWP भी स्टार्ट कर लिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट और कम होता जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। शॉर्ट टर्म के लिए जब भी आपको SWP चाहिए तो हमेशा ही डेट फंड के लिए जाएं और 6 मंथ्स अप टू 6 मंथ्स, जो पहला 6 मंथ्स है वहाँ के लिए आप लिक्विड फंड से SWP स्टार्ट कर सकते हैं। 6 मंथ्स टू 12 मंथ का अगर आपका पीरियड है तो उसके लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को यूज़ कर सकते हैं। 6 मंथ्स टू 12 मंथ, यहाँ ऑफकोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चाहे तो शुरू से ही अप टू 12 मंथ्स के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड यूज़ कर ले तो ऑफकोर्स ये बेसिस योर कन्वीनियंस आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सेफ है रिलेटिवली। और उससे अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा होता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क है। तो एज अ सेकेंड कैटेगरी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, मतलब आइडियली फर्स्ट 6 मंथ्स आप लिक्विड फंड को कंसिडर कर सकते हैं, 6 टू 12 मंथ्स आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इन फंड्स को भी अगर आप चाहें, आपके लिए अगर सूटेबल है तो कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 ईयर के बाद का पीरियड, 1 ईयर के बाद के पीरियड के लिए आप शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फंड्स मैंने सेलेक्ट किया है, अच्छा परफॉर्मेंस है सबका, बेंचमार्क को ये बीट कर पा रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें से कोई फंड कंसिडर कर सकते हैं। 1 ईयर टू 3 ईयर का जो पीरियड है उसके लिए आप शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं।
यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि डेट फंड्स है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई रिस्क है नहीं। लेकिन हाँ, कोई अगर ऐसा इन्वेस्टर है जो कि चाहता है कि नहीं 1 ईयर के बाद मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ ताकि थोड़ा मेरा रिटर्न ज़्यादा बने, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा इक्विटी का एक्सपोजर चाहिए, तो वहाँ पे आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं 1 to 3 ईयर पीरियड के लिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको अननेसरी रिस्क नहीं चाहिए, इक्विटी का एक्सपोजर नहीं चाहिए, तो 1 to 3 ईयर पीरियड के लिए आप शॉर्ट टर्म डेट फंड को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, आप थोड़ा इक्विटी का एक्सपोजर चाहते हैं ताकि रिटर्न थोड़ा ज़्यादा जनरेट कर सकें, तो 1 to 3 ईयर पीरियड के लिए आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये 3 फंड्स हैं, इनका अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। तो जो भी डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप AUM चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स है और बेंचमार्क का रिटर्न है, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं, यहाँ पे 10 to 25% तक का इक्विटी एक्सपोजर होता है, ठीक है, और बाकी सभी कुछ डेट में इन्वेस्ट होता है। तो आप ध्यान में रखें कि थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर है तो थोड़ा रिस्क है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो डेट से ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 इयर्स to 5 इयर्स के बीच में है और अगेन आप रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इक्विटी से दूर रहें। आप क्या करें कि सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट फंड जाएं 1 ईयर के बाद का, तो 5 ईयर 10 ईयर सबके लिए आप शॉर्ट टर्म डेट फंड के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट टर्म मतलब कि आप सिर्फ 1 या 2 ईयर्स के लिए जाएंगे, इवन 5 या 10 ईयर्स के लिए भी जा सकते हैं अगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इक्विटी है, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आएगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब तो आप इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इक्विटी में एक्सपोजर कितना रखेगा और डेट में एक्सपोजर कितना रखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ज़्यादातर समय तो इक्विटी का एक्सपोजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, रिटर्न भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो ये देखिए कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छा है। तो 3 to 5 ईयर होराइजन के लिए अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इन फंड्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपका 5 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ फंड्स हैं जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया है। इंडेक्स फंड है तो बेंचमार्क को कभी भी ये बीट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इनका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा और प्लस इनको ट्रैक करने का हेडेक नहीं है ना। एक्टिवली मैनेज फंड्स को आपको ट्रैक करना होता है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे इंडेक्स फंड्स में वो हेडेक नहीं है। जो भी फंड बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है वो फंड को अच्छा माना जाएगा और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। तो इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई फंड है जो कि ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर सकता है तो ऑफकोर्स उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। अगेन अगर थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के अलावा आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में भी थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। ये दोनों लार्ज कैप के इंडाइसेस हैं, तो रिस्क अगर देखें इक्विटी में तो रिलेटिवली यहाँ पे रिस्क कम है। मतलब मिड कैप स्मॉल कैप तो है नहीं, दोनों ही लार्ज कैप है। लेकिन हाँ, निफ्टी 50 में जो इंडिया की मार्केट कैप वाइज टॉप 50 कंपनीज होती हैं ना वो हैं, और यहाँ पे मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसके बाद की 50 कंपनीज हैं। तो ये भी लार्ज कैप है, लेकिन साइज वाइज जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं उनसे छोटी हैं। तो यहाँ पे ये 3 फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक अच्छा रहा है ओवरऑल। तो अगेन आपको जो भी फंड पसंद है, अगर आपके लिए सुटेबल है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी हमने SWP के लिए कुछ सुटेबल म्यूचुअल फंड्स के बारे में जान लिया। अब है कि इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाएंगे। मान लीजिए किसी को रिटायरमेंट के बाद SWP के थ्रू पैसा चाहिए, मंथली पैसा चाहिए, कैसे बनेगा वो प्लान। तो देखिए फर्स्ट 6 मंथ का पैसा, जस्ट एक सैम्पल प्लान बना रहा हूँ। अब बेसिस योर कन्वीनियंस ऑफकोर्स आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स का पैसा मैं लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, वहाँ से मैं SWP स्टार्ट कर दूंगा, एवरी मंथ पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ का पैसा है वो मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। जब एक बार मेरा 6 मंथ्स ओवर होने वाला हो ना, 4-5 मंथ्स हो जाए, तो वहाँ सिर्फ मैं जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है वहाँ से SWP स्टार्ट कर लूँगा। 7 मंथ ऑनवर्ड मुझे वहाँ से पैसा आने लगेगा। उसके बाद जो 1 to 3 ईयर का पीरियड है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें, और रिस्क लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ का कोई एक फंड
आप इन्वेस्ट कर दें वहाँ पे। जब 10 to 11 मंथ होने वाला हो तो उसके बाद आप शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आप SWP स्टार्ट कर लें। उसके बाद 3 to 5 ईयर का पीरियड है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो वहाँ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब वो 3 ईयर का पीरियड पास आने वाला हो तो वहाँ पे आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से अपना SWP स्टार्ट कर लें। और 5 ईयर या उससे ज़्यादा के लिए ऑफ कोर्स आप इंडेक्स फंड ना, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब 5 ईयर के पास आप आने वाले हो तो वहाँ पे आप वहाँ से SWP स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म भी आपने सेफ गार्ड कर लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरा बचा रहे, और लॉन्ग टर्म में आपने इक्विटी का एडवांटेज भी ले लिया। तो सभी तरह से ये प्लान ठीक लग रहा है। ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करेगा, तो वो आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स क्वेरी आएगा कि क्या हम मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है और आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर ऑफ कोर्स आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा लिमिटेड है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अच्छा होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यहाँ पे आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, सरप्लस पैसा है, वो पैसा मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊँगा, तो वो जो सरप्लस पैसा है मैं किसी को गिफ्ट देना चाहता हूँ तो उसका क्या करूँ। तो देखिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है रिटायरमेंट के बाद तो ऑफकोर्स उसका एक हिस्सा आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप या फिर फ्लैक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो पैसा है वो आपके रिटायरमेंट पीरियड के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। अगर सिर्फ इतना ही पैसा है जिससे कि आपका रिटायरमेंट लाइफ चल सके तो वहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो अप टू लार्ज कैप में जाएं, दैट्स इट। लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, गिफ्ट करना चाहते हैं ना, रिलेटिव्स को देना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर्स को देना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर जो एक्स्ट्रा पैसा है ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लिया जा सकता है। तो उस पैसे को स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो सैटरडे शाम को मैं 8 to 9 PM लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, वहाँ पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।